बता रहे थे ना? यस सर। तो आप लोगों ने उसको कैलकुलेट किया कि नहीं किया? नहीं किया तो कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना जैसे बताया था उस तरीके से। ये रोटेशन अबाउट एनी लाइन का फार्मूला था, रोटेशन अबाउट एनी लाइन का। ठीक, तो यहाँ पर दो ही टाइप हैं 3D में, एक रोटेशन अबाउट लाइन का है और जो दूसरा टाइप है वो मिरर उसका रिफ्लेक्शन का है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन। तो जैसा इधर आपने क्वेश्चन देखा है रोटेशन का, उसी तरीके से रिफ्लेक्शन का भी रहेगा, वो भी उसी तरीके से मिलेगा हमको। ठीक है, तो अभी बताते हैं उसको, उसको भी देख लीजिए। तो उसको कैलकुलेट जरूर कर लेना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करना रह गया है। हमने जानबूझ के कैलकुलेट पूरा नहीं किया, इसलिए जिससे कि आप लोग कैलकुलेट करें और उसको देखें। पूरा प्रोसेस बताया है हमने, ठीक है, उसी प्रोसेस से आपको करना है उस क्वेश्चन को, और इतना काम आप जरूर करिएगा। ये आपके लिए असाइनमेंट समझ लो या जो भी, कि उसको करना है, आप कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट निकालना, तभी पूरा मेथड आ पाएगा आपको। अगर नहीं आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है इसमें, एक टाइप, को भी देख लो। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पिरामिड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पिरामिड ऑफ अ पिरामिड। पिरामिड पर ही रहेगा, यहाँ पर जो शेप है वो पिरामिड की ही रहेगी, क्योंकि जो पिरामिड ऐसा कि क्वेश्चन यहाँ पर पिरामिड का ही है, यहाँ पे जो शेप है वो भी पिरामिड की ही रहेगी। ठीक है, तो पिरामिड एक ऐसी शेप है जो तीनों ही एक्सिस को कवर करती है। ऑफ ए पिरामिड whose coordinates are whose coordinates are ए वर्टेक्स है, वही रहेंगे 0 0 0। बी वर्टेक्स है, उसके बाद बी में क्या रहेगा 1 0 0। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया। ठीक, उसके बाद सी वर्टेक्स है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 एंड 1। ओके, आफ्टर मिरर रिफ्लेक्शन, आफ्टर मिरर रिफ्लेक्शन after mirror reflection with respect to the plane, with respect to the plane, plane with respect to the plane passing through passing through passing through passing through first है the origin second है the point C
पॉइंट सी 0 1 0 और उसके बाद लिखा है एंड हैविंग a normal vector having a normal vector whose direction is n equals to I plus j plus c। ध्यान दीजिएगा, इज इट विजिबल, प्रॉपर विजिबल हो रहा है? यस सर। यस सर। तो ये दूसरा टाइप है इसके लिए। यहाँ पर दो ही टाइप है, एक आपने रोटेशन के लिए देखा, रोटेशन का क्वेश्चन था जिसमें पिरामिड को रोटेट किया गया था 90 डिग्री से, जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग। और उसमें भी दो चीजें थी कि पहले ओरिजिन के लिए और उसके बाद सेकेंड वाले में था पॉइंट सी के लिए। पॉइंट सी अगर हमें गिवन है कोई 0 1 0, तो दोनों के लिए मतलब दोनों पर जब हम उसको पर्टिकुलर यहाँ रिफ्लेक्शन का है, यहाँ मिरर रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। जो पिरामिड के कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी, सॉरी हमने डी नहीं लिखा, क्या डी पॉइंट भी तो है, ए बी लिखा, 0 0 लिखा, 1 0 0 लिखा, सी वाला जो पॉइंट है वो 0 1 0 है, 0 1 0, ठीक है। और पिरामिड है तो उसका एक डी पॉइंट भी है, ठीक है। और डी पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 0 और 1, 4 वर्टिसेस हो गई, सही है ना? 4 वर्टेक्स हो गई पिरामिड की। तो इनका ये कहना है कि एक पिरामिड है, उसको रिफ्लेक्ट, जिसकी वर्टेक्स हमें गिवन है, उसको क्या किया गया, मिरर उसका रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, प्लेन के रिस्पेक्ट में पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फर्स्ट कंडीशन है जब वो प्लेन, जब मिरर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमारा जो वेक्टर है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तब इससे न्यू कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। और सेकेंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट 0 1 0 है, 0 1 0 है, 0 1 0 है, ठीक है, तब क्या आएंगे नए कोऑर्डिनेट पिरामिड के। और हमें एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है, ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर की जो वैल्यू है वो है आई प्लस जे प्लस, ये नॉर्मल वेक्टर है हमारे पास। बात समझ में आई? बोलो। वहां पर डायरेक्शन वेक्टर था v इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, जब रोटेशन की बात की गई थी। यहाँ पर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर क्या है, आई प्लस जे प्लस, इतनी बात समझ में आई। 4 वर्टेक्स गिवन है एबीसीडी, ठीक है, 4 वर्टेक्स गिवन है और उसका रिफ्लेक्शन होना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है मिरर रिफ्लेक्शन, ये चीज यहाँ लिखी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन लिखा है, पासिंग थ्रू, पास कहां से कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है। सेकेंड कंडीशन है कि पॉइंट सी से पास हो रहा है, ठीक है, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1 और। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन की बात है, इसमें रोटेशन तो कहीं कुछ है नहीं, तो जो रिफ्लेक्शन का फार्मूला है वो ये होता है, दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा, m इक्वल्स टू टीसी इंटू an इनवर्स। ये फार्मूला हमने आपको बताया भी था, तो हमने आपको रोटेशन वो रिफ्लेक्शन बताया था, तो इंटू
mxy इंटू एन इनवर्स का रिवर्स करेंगे तो an आएगा, और टीसी का जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, t माइनस सी। ये फॉर्मूला यूज होगा। साथ में ही इसका डायग्राम भी बना लो ऐसे, इसका डायग्राम होगा। ये पॉइंट जो है वो ए पॉइंट है, ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0। ये पॉइंट बी पॉइंट है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 0 0। ये एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस का यानी वाई एक्सिस के जो पॉइंट है वो क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे भाई, वाई एक्सिस क्या हुआ, सी वाला पॉइंट होगा। सी पॉइंट है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 1 0 0 1 और 0 गिवन है। इस पर हमारा डी पॉइंट होगा और डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 0 1 है। ठीक है, एक्स वाई और जेड है। ठीक है, मिला दीजिए इसको। ये हमारा पिरामिड बन गया। एक नॉर्मल वेक्टर आई प्लस जे प्लस के है, तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है जब वो ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी इस तरीके से जब ये वेक्टर ओरिजिन से पास हो रहा है, ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड कंडीशन में कह रहा है सी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये कंडीशन हो जाएगी ऐसे। जब वो पॉइंट सी से पास हो, पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। जब वो ओरिजिन से पास हो रहा है, फर्स्ट वाली कंडीशन देखिए, जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो उस सर ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो ऐसा होता है, डायग्राम क्वेश्चन में वैसे गिवन होता है। ठीक है, ये डायग्राम जो है क्वेश्चन में गिवन होता है, और अगर नहीं भी गिवन है, बाई चांस कभी कभी प्रिंट नहीं अगर किया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट यही रहेंगे पिरामिड के एबीसी, ये आपको गिवन होंगे एबीसीडी, इससे आप इसको बना लीजिए ऐसा, ये चीज तो इसको आप बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप ये एक्स एक्सिस रखो, यही ये वाई ये जेड रखो, कोई भी ले लो आप, इसको एक्स ले लो, इसको आप वाई ले लो, इसको जेड ले लो, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ध्यान देना कि जैसे पूरा तीनों 0 है तो ओरिजिन है, जो पी एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पर है तो एक्स वाला देखो 1 है, वाई और जेड 0 है। जब वाई एक्सिस पर है तो वाई वाला तो 1 है, लेकिन एक्स और जेड 0 है। जब जेड एक्सिस पर है तो देखो डी वाले पॉइंट की जेड एक्सिस की वैल्यू तो 1 है, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू कैसी है, कैसे भी आप एक्सिस कुछ भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल सही देखने पड़ेंगे। ठीक है, वो जो भी है कोऑर्डिनेट हमारे एक्सिस के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उसको उसी एक्सिस पर लिखना पड़ेगा ये। ठीक, तो हमारा ये पिरामिड बन जाएगा, ये पिरामिड बन जाएगा। तो फर्स्ट वाली कंडीशन है जब वो ओरिजिन से पास हो रहा है वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर जो n है, जो में गिवन है i प्लस जे प्लस के, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ j प्लस के भी हो सकता है, सिर्फ i प्लस के भी हो सकता है, कोई भी नॉर्मल वेक्टर ऐसे गिवन हो सकता है। आपको नॉर्मल वेक्टर किसी भी तरीके से डिफाइन हो सकता है, आपको गिवन होगा ये चीज। ठीक है, इक्वल टू i प्लस जे प्लस के। अब क्या करेंगे इसमें, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन का ये फार्मूला होता है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले टीसी, तो जैसा लोगों ने रोटेशन में देखा था ठीक उसी तरीके की कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी। जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमारे ट्रांसलेटिंग पॉइंट क्या होंगे बताइए, जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो ट्रांसलेटिंग पॉइंट क्या होंगे, क्या वैल्यू होगी ट्रांसलेटिंग पॉइंट। सर डायगोनल एलिमेंट 1 1 रहेगा, बाकी 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे ट्रांसलेटेड पॉइंट है वो 0 0 0 रहेंगे जब वो ओरिजिन से पास होता है तो। ठीक है, तो जो हमारी टीसी की मैट्रिक्स है वो क्या होती है, 1 0 0। ठीक है, हम यहाँ ए लिखते हैं, फिर होता है 0 1 0 बी लिखते हैं, फिर होता है 0
लो 1, हम यहाँ क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, फिर होता है 0 0 0 और 1, ये लिखते हैं हम। लेकिन क्या है कि जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, हाँ तीनों 0 हो जाएंगे। ये भी अब आप अगर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करिए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 ये मैट्रिक्स जो आपको दिखाई दे रही है, तो जब इसकी वैल्यू 1 आ रही है, t माइनस सी आप बनाएंगे तो वो भी यही बनेगा, जो ये वाली मैट्रिक्स है वही t माइनस सी भी बनेगी, क्योंकि -0 का तो मतलब 0 ही है, ठीक, तो वो भी बनाएगा। तो क्यों आप इसको लिखेंगे, इसमें ओरिजिन के केस में जरूरत ही नहीं है इसको लिखने की, ठीक। हम इस फार्मूले से यहाँ पर ओरिजिन के लिए टीसी और t माइनस सी को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इतने से मेरा काम चल जाएगा। बात क्लियर, समझ गए, बताइए। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, अब बात आती है एन इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक, ध्यान से देखना। हमने आपको ए बी इनवर्स और ए बी की मैट्रिक्स बताई, ठीक है। देखो कितना ज्यादा उनका यूज है उन मैट्रिक्स का। हम लोगों ने वहां पर ए बी इनवर्स और ए बी की मैट्रिक्स को देखा था, ठीक है। जो एन इनवर्स है बस इतना सा चेंज करना है, जो ए बी इनवर्स की मैट्रिक्स है उसमें वी लिखा था, तो जहां पर भी वी था उस जगह हम क्या कर देंगे, एन से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, एन से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो एन की वैल्यू गिवन है, और वहां पर हमें डायरेक्शन वेक्टर वी की वैल्यू गिवन होती थी, तो हम उसको वी के फॉर्म में लिखते थे। यहाँ पर हमें तो सर सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, बाकी वैल्यू तो सेम ही है। हाँ सब कुछ सेम है, वेरिएबल चेंज करेंगे बस बस। ए बी इनवर्स और ए बी में सिर्फ हम वी की जगह एन से रिप्लेस कर देंगे, बस एन ले आएंगे, क्योंकि भाई एन की वैल्यू गिवन है और सब कुछ सेम रहेगा। तो एन जो हमारा है नॉर्मल वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, जब हम इसको ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से कंपेयर करते हैं तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू 1 होंगी इस केस में, क्योंकि ए भी 1 है, कोएफिशिएंट तो सभी के 1 ही है, तो ए बी सी 1 हो गया, ठीक है। मॉड एन निकालेंगे अगर, मॉड एन वेक्टर का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3, और लेमडा की वैल्यू भी हमको इसमें कैलकुलेट करनी होगी, वो हो जाएगा √2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी मैट्रिक्स पुट करते हैं। तो देखो ए एन इनवर्स की मैट्रिक्स ये बन जाएगी, ये होगी लेमडा अपॉन मॉड एन, बी की जगह एन से रिप्लेस करेंगे, 0 ए अपॉन मॉड एन, 0 माइनस ए बी अपॉन लेमडा इंटू मॉड एन, सी बाई लेमडा, बी अपॉन मॉड एन, 0 माइनस ए सी अपॉन लेमडा इंटू मॉड एन, माइनस बी बाई लेमडा, सी अपॉन मॉड एन, 0 फिर 0 0 0 और 1। ये वैल्यू एन इनवर्स की होती है, ठीक है, एन इनवर्स की मैट्रिक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करके रख देते हैं पहले एन इनवर्स को, फिर mxy लिखेंगे, उसके बाद एन लिखेंगे। तो एक काम चाहे ये करो कि एक साथ ही पहले तीनों को लिख लो, ज्यादा ठीक रहेगा। तो mxy की तो आपको पता है, देखो z इसमें होता नहीं है, तो z निगेटिव रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, क्योंकि z नहीं है, तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 और 1। ये रिफ्लेक्शन की मैट्रिक्स होगी xy प्लेन के लिए, यही होती है mxy की, ठीक है।
इंटू एन इंटू एन। तो उसके लिए आप एन इनवर्स पहले निकाल लो, तब आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करके एन लिख देना वहां पर, इनवर्स मैट्रिक्स लिख देना। तो वही पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ लेमडा अपॉन मॉड एन। लेमडा की वैल्यू √2 है, मॉड एन √3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 बाई √3, √2 अपॉन √3। ए अपॉन मॉड एन, ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू √3 है, तो हो जाएगा 1 अपॉन √3। ये हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, -1 अपॉन √6 बन जाएगा, √3 इंटू √2 हो जाएगा, -1 अपॉन √6 हो जाएगा। √6 हो जाएगा। सी बाई लेमडा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। बी अपॉन मॉड एन तो कितना हो जाएगा, बी अपॉन 1 अपॉन √3 हो जाएगा। माइनस ए सी अपॉन लेमडा इंटू मॉड एन तो हो जाएगा -1 अपॉन √6। ये माइनस बी बाई लेमडा कितना हो जाएगा, -1 अपॉन √2, -1 अपॉन √2 हो जाएगा। सी बाई मॉड एन 1 अपॉन √3, √3। ठीक है, ये 4x4 की मैट्रिक्स इस तरीके से आ गई। इंटू MXY तो ये हो ही गया, इंटू एन लिखा हुआ तो इसका इनवर्स निकाल लो। तो इनवर्स के लिए क्या करोगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, एक काम करो। तो कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में कर देते हैं, चलो देख लो कितना बनेगा। ये हो जाएगा √2/3, √2/√3, 0, 1/√3, 0। उसके बाद सेकेंड रो को कॉलम में -1/√6, 1/√2, 1/√3, √3, 1/√3, 1/√3, 0। उसके बाद -1/√6, -1/√2, 1/√3, 0। लास्ट में 0, 0, 0 और 1। ठीक है, ये किसकी मैट्रिक्स हो जाएगी, एन की। समझ रहे हो कि नहीं, बताओ, समझ में बात आ रही है ना। मैट्रिक्स किया, तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, सभी 4x4 की हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके आपको एम की मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आप लोग करिएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करके एम की मैट्रिक्स कैलकुलेट होगी, वो भी 4x4 की ही आएगी। ठीक है, 4x4 की ही निकलेगी। उसके बाद क्या करना है, हमको रिफ्लेक्टेड पिरामिड का वर्टेक्स निकालना है। तो उसके बाद जब वो मैट्रिक्स आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, P' करना पड़ेगा, P' = M × P करना पड़ेगा। तो
एम की जो मैट्रिक्स आएगी यानी रिफ्लेक्शन की जो मैट्रिक्स आएगी वो 4x4 की होगी, ठीक है, इनटू पी करेंगे। पी क्या है? वर्टेक्स है किसकी? ओल्ड वर्टेक्स है पिरामिड की, ठीक है। उस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिखना, ये हो गई इनटू पी से आप मल्टीप्लाई कराना है। पी क्या है? वर्टेक्स की होमोजीनियस, ठीक। तो ए वाला पॉइंट है कितना? 0 0 0। देखो ऐसे बनाते हैं 0 0 और 0। बी वाला पॉइंट है 1 0 0। सी वाला पॉइंट है मेरा 0 1 और 0 1 और 0, ठीक है। और डी पॉइंट हमारा है पिरामिड का 0 0 1 0 0 और 1। होमोजीनियस फॉर्म में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 1 1 और 1। लास्ट वाली रो में अपने से ही 1 1 1 इंक्लूड कर देंगे पूरे 4 कॉलम में, ठीक है। अब जब उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू टी का, m इंटू टी की मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसके लास्ट रो में 1 1 1 अपने से ही आएगा। लास्ट रो में जो है 1 1 1 ऐसे ही मिलेगा जैसे वो लिखा हुआ, ठीक है। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? जब एक मैट्रिक्स ऐसी इस तरीके की आएगी तो आपके ए डैश मिल जाएंगे, बी डैश मिल जाएंगे, सी डैश मिल जाएंगे और डी डैश, ठीक है। इतना काम आपको करना होता है। तो जब मैट्रिक्स आ जाए तो उससे आप लिख देना निकाल करके कि ए डैश इतना आया है, बी डैश की वैल्यू ये है, सी डैश की वैल्यू ये है, डी डैश की वैल्यू ये है। ये चीज आप उसमें से देख करके लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना काम इस क्वेश्चन के लिए जब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। बताइए कोई किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी कोई चीज समझ में ना आई हो तो? तो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस तरीके से, ठीक है। कितना काम आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला आपके लिए है, इसको आप लोग खुद ही करिएगा मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। और फिर देखना कि क्या सर ये a इनवर्स n बता दीजिए एक बार, ये कैसे निकालेंगे? एन इनवर्स अभी इसकी मैट्रिक्स लिखी थी ना हमने यहाँ पे, जो एन इनवर्स है उसकी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखी तो थी, उसी मैट्रिक्स पे हमने वैल्यू को पुट किया। हाँ सर वो मैट्रिक्स याद करनी पड़ेगी, मतलब उसका कोई हाँ मैट्रिक्स अब के काम नहीं चलेगा क्योंकि उसका यूज हर जगह हो रहा है और कोई उसका डेरिवेशन लिखने का कोई फायदा है भी नहीं इसलिए, क्योंकि मेन वर्क हमें इसी से है, मेन काम मेरा इसी से है, तो हम उतना क्यों डेरिवेशन लिखेंगे क्योंकि इतना टाइम होता नहीं, ऑलरेडी इतना ज्यादा लेंदी है कैलकुलेशन के लिए, इसलिए उसको याद ही रखिएगा। जैसे दूसरी याद है ट्रांसलेशन, याद है रिफ्लेक्शन, उसी का ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन वगैरह सब याद किया है, उसी तरीके से इसको भी याद रखना, ठीक है। तो इसका यूज हर जगह किया जा रहा है, 3D में रोटेशन में भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन में भी हो रहा है, दोनों जगह इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ये है इसका प्रोसीजर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? बिल्कुल यस सर। अब जैसे जो एक और क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में कह रहे हैं कि अगर पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट 0, 1, 0 है, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट 0, 1 और 0, यहां से अगर वो नॉर्मल वेक्टर पास हो रहा है, यानी जो नॉर्मल वेक्टर जिसकी वैल्यू i + j + k है वो अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तब क्या करें, तब क्या किया जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड वाले की बात है, ठीक है। पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट हमारे 0, 1 और 0 है, उस पॉइंट से अगर हमारा नॉर्मल वेक्टर पास होगा तो हम उसके लिए क्या करें, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यही यूज होगा, ठीक है। लेकिन टीसी और t-c आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे उसके पीछे भी रीजन, टीसी आ जाएगा और t-c आ जाएगा। टीसी और t-c इसलिए आ जाएंगे, उसके पीछे ये रीजन है
कि 0 1 0 से पास हो रहा है। ठीक है, जब 0 1 0 से पास हो रहा है तो जो टीसी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी ट्रांसलेशन, इसकी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0। ठीक है, हम लिखते हैं क्या A 0 1 0, हम लिखते हैं B, उसके बाद लिखते हैं 0 0 1 और C, और फिर कहते हैं 0 0 0 और 1। यही तो कहते हैं हम लोग, यही तो ट्रांसलेशन होती है। जब पॉइंट सी से पास हो रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट 0 1 और 0। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो ट्रांसलेटेड पॉइंट ए बी सी की जगह 0 1 0 लिखा है। जो ट्रांसलेटेड पॉइंट है वो हो जाएंगे 0 1 और 0। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और अब ये मैट्रिक्स चेंज हो गई। ठीक है, अब इसका रिजल्ट 1 नहीं आएगा, ये मैट्रिक्स टी माइनस सी करेंगे, जब टी माइनस सी के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि -0 का तो कोई मीनिंग है नहीं, वो तो 0 ही रहेगा। जो 1 वाला है वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो लास्ट में -1 हो जाएगा। टी माइनस सी जो है उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमें इतनी यानी 5 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, और सब कुछ सारी मैट्रिक्स जो भी है वो सेम रहेंगे और सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एन इनवर्स यही रहेगा, सारी चीजें यही रहेंगी, MXY तो यही होता ही है, रिफ्लेक्शन अबाउट XY प्लेन। ठीक है, ये यही रहेगा, बट टीसी और टी माइनस टीसी की बात आ जाएगी और टी माइनस सी की बात आएगी। अब पूरी 5 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन होने के बाद फिर उसके लिए भी आप P' = M × P करेंगे। M की वैल्यू यानी मैट्रिक्स वहां से आई होगी, उसका मल्टीप्लीकेशन आप इससे करेंगे P वाले। P मीन जो ओल्ड वाला पिरामिड है उसकी। ठीक है, उसकी वर्टेक्स, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपको नए वर्टेक्स मिल जाएंगे पिरामिड के। ठीक है, तो अगर पॉइंट सी से नॉर्मल वेक्टर पास हो रहा है तो उससे नए वर्टेक्स क्या होंगे, ये प्रोसेस ऐसे कंप्लीट किया जाए। ये है इसका प्रोसेस। ये बात समझ में आ गई। ऐसा ही रोटेशन के केस में भी था। ठीक है, वहां पर भी 2 टाइप्स इसी तरीके के थे। एक ओरिजिन था, एक किसी पॉइंट से जब पास होके जा रहा था डायरेक्शन वेक्टर, और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके की वर्किंग है। ठीक है, एक ओरिजिन से है और दूसरा जब हमारा किससे पास होके जा रहा है, पॉइंट से पास हो रहा है। बताइए, कोई डाउट है? ये बात समझ में आ गई? सर ये 3D में ऐसा है, 2D में भी तो यही सब था, बस उसमें 3x3 की मैट्रिक्स बननी है बस नहीं, उसमें जो आर्बिट्रेरी वाला था उसमें थोड़ी सी फार्मूला चेंज हो जाता था 2D का। 2D का तो सब में हाँ, 2D का जो आर्बिट्रेरी फार्मूला था उसमें चेंज हुआ था। ठीक है, ये चीज आप वहां पे देखी होगी, जब हमने 2D के फार्मूले लगाए थे क्वेश्चन में तो थोड़ा सा वहां चेंज हुआ था। 3D का थोड़ा सा फार्मूला दूसरा तरीके का है। जैसे नहीं सर, रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले तो मेरे ख्याल से सेम ही थे। नहीं, वो मैट्रिक्स जो ओरिजिन वाली मैट्रिक्स थी वो तो सेम थी लगभग, जैसी इसमें है वैसे ओरिजिन वाले में उसमें भी थी। आर्बिट्रेरी की बात हम कर रहे हैं, ये फार्मूला तो आर्बिट्रेरी का है ना। हाँ, तो वहां पर जब आर्बिट्रेरी वाला यूज किया था तो उसमें थोड़ा सा फार्मूले भी चेंज, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। वो 2D का प्रोसेस है भाई, ये 3D का कंसेप्ट है, तो चेंज तो आएगा ही। वो 2 एक्सिस पर बात करते हैं, यहाँ 3 एक्सिस पर बात हो रही है, इसलिए थोड़ा सा चेंज तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सकता है। इतना काम आपको करना है जब ऐसा क्वेश्चन आए, और अगर ऐसे पॉइंट आपको दिए गए, कोई एक ही पूछेंगे, दोनों पूछने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि दोनों को नहीं सॉल्व हो पाएंगे उतने टाइम में। या तो ओरिजिन के लिए आता है पूछेंगे, या फिर किसी पॉइंट के लिए पूछेंगे। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसीजर, ऐसे किया जाएगा। वेक्टर आपको ध्यान रखना है, वेक्टर जैसा भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आपको ABC निकालने होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ABC जब हमारे सही आ रहे होंगे तभी हमारे लेमडा और मॉड भी सही निकलेंगे। अब कोई वेक्टर अगर R+K है तो उसके में J तो 0 हो गया ना, यानी B की वैल्यू 0 हो गई।
तो उस केस में तो लेमडा और मॉड भी दोनों √2 आएंगे। तो ये चीज आपको ये चीज आपको इसमें देखनी है कि वेक्टर क्या है, उसी वेक्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। हाँ सर। तो ये पार्ट जो है वो कैलकुलेशन वाला है। अब इतना काम आपका रह गया तो ये चीज आप कर लेना, मल्टीप्लाई करना, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा इसमें कैलकुलेशन करने में। और प्रोसीजर यही है, इसी प्रोसीजर से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रोसीजर से इसको लगाया जाएगा। क्वेश्चन है उसका प्रोसीजर यही है। उसके बाद एक टॉपिक और है इसमें, विंडो टू विपोर्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसकी बात भी थोड़ा कर लेता हूँ। विंडो टू विपोर्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक टॉपिक और बचता है विंडो टू विपोर्ट का। उसका शॉर्ट नोट भी लाना आता है, कभी शॉर्ट नोट भी पूछते हैं विंडोइंग से रिलेटेड, या न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो जैसा भी पूछा जाए, दोनों चीजें आपको बता रहे हैं। विंडो टू विपोर्ट, यहाँ पे जो है वो 3x3 की बात होगी। विंडो